हेलो दोस्तों, तो हम देख रहे थे अपनी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर और आज से हम इसकी यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर यूनिट फर्स्ट में देखा जाए तो यहाँ पर 3 चैप्टर हमारे इसके अंदर आते हैं। पहला हमारे इसमें आता है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, सेकंड हमारे इसके अंदर आता है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड थर्ड आता है इसके अंदर टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसा आप लोगों से मैंने पूछा था तो आपने कमेंट्स में बताया था कि आपको जो है चैप्टर वाइज जो है सारे वीडियो लेक्चर चाहिए। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली हम इसके चैप्टर 1 को कंप्लीट कवर करने वाले हैं। तो वीडियो देखो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी क्योंकि चैप्टर 1 हमारा थोड़ा सा बड़ा है, तो सारा कुछ आपको एक ही वीडियो में मिलेगा, तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो जाएगी। लेकिन मैं क्या करूंगा कि जो हमारे इसके सब पार्ट्स है ना, इनका टाइम स्टैम्प दे दूंगा, यानी कि या तो आपको डिस्क्रिप्शन में स्टार्टिंग में लिखा मिल जाएगा या आपको यहाँ पे वीडियो पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको कुछ स्टैम्प वगैरह मिल जाएंगे। तो जो भी हमारे इसके अंदर सब टॉपिक्स होंगे उन सबका टाइमिंग आपको मिल जाएगा। तो जो भी आपको देखना हो या आप चाहो तो एक इस वीडियो को 2-3 बार में देख सकते हो। पहले 1-2 टॉपिक देख लिए, फिर नेक्स्ट में देख लिए, तो इस तरह भी आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। बाकी बात करें अगर हम चैप्टर 1 के बारे में, तो यहाँ पर हमारे चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। तो देखो ये पूरी की पूरी जो हमारी एचएपी है या ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, उसमें हम अपने ह्यूमन बॉडी के बारे में बात करेंगे। तो इसीलिए जो हमारा चैप्टर 1 है उसमें हम बेसिकली इस पूरे ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन जानने वाले हैं कि हमारी बॉडी में क्या कैसे है और हमारी बॉडी काम वगैरह कैसे करती है, कुछ बेसिक बातें क्या है, तो इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर हम इसके अंदर टॉपिक देखें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम जानेंगे डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसकी डेफिनेशन क्या है, स्कोप क्या क्या हो सकते हैं। सेकंड हमारा रहेगा लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जो हमारी ये बॉडी है उसके लेवल्स वगैरह क्या है। थर्ड हमारे इसमें रहने वाला है बॉडी सिस्टम के बारे में। फोर्थ रहेगा हमारे यहाँ पर बेसिक लाइफ प्रोसेस हमारी क्या होती है। फिफ्थ रहेगा होम्योस्टैटिस एंड सिक्स रहेगा बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है वो रहने वाला हमारा होम्योस्टैटिस, जो हमारा कई बार जो है 10 मार्क्स वगैरह में भी आ जाता है, 5-7 में तो आता ही रहता है। उसके अलावा जो डेफिनेशन स्कोप वगैरह ये हमारे आते रहते हैं। फिर ये कुछ बातें इनका जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आने वाले आपका जो एचएपी के सब्जेक्ट आने वाले जो आपकी यूनिट्स वगैरह हैं उनमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इसको हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक कमेंट्स में आंसर बताना है कि ह्यूमन बॉडी से आप क्या समझते हो और ह्यूमन बॉडी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। मैंने बोला कि कुछ क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछूंगा और अगर कोई भी डाउट्स आपको आएगा इस पूरे वीडियो के दौरान तो वो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो सबसे पहले आपको कहना है ह्यूमन बॉडी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, आप क्या समझते हो, वो आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो, कुछ नहीं, बस आपको कमेंट्स में लिख के बताना है। बाकी चलिए यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी के अपने चैनल केयरवेल फार्मा में। तो हम प्रोवाइड करते हैं आपको फ्री बी फार्मेसी के वीडियो लेक्चर्स विद फ्री हैंड रिटन नोट। चलिए तो सबसे पहले हम यहाँ समझेंगे कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। तो इसको पहले मैंने पिछली वीडियो में पूछा था, तो यहाँ पर क्या होगा कि इट इज डिफाइंड एज, देखो कोई भी आपको डिफाइन करनी होगी ना तो कुछ आप इस तरह कर सकते हो कि इट इज डिफाइंड एज इट इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी। यानी कि एनाटॉमी से हम समझते हैं स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी से हम समझते हैं फंक्शन। तो जो हमारी स्ट्रक्चर और फंक्शन की स्टडी है, यानी कि इन दोनों को जो हम पढ़ रहे हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, या शॉर्ट में बोल सकते हैं HAP, यहाँ पर हम बोल देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम एक एक करके इनको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे। एनाटॉमी के अगर बारे में बात करें तो इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो वैसे तो मैंने ये पूरा जो सब्जेक्ट है उसको मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल्स में पूरा बता दिया था कैसे क्या है, यहाँ शॉर्ट बस डेफिनेशन समझ लो। तो बस एनाटॉमी क्या है कि अगर हम अपने किसी भी बॉडी ऑर्गन या बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारी उसकी एनाटॉमी हो जाएगी, और अगर हम किसी भी बॉडी के फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं तो वो हमारी उसकी फिजियोलॉजी हो जाएगी। तो जैसे अगर एग्जांपल के लिए हम अपने हार्ट को लेते हैं, जो हमारा दिल है, तो अगर हम दिल के बारे में बात करें एनाटॉमी, तो दिल हमारा बना कैसे। तो एक तरह देखा जाए तो दिल जो हमारी फिस्ट होती है, जो मोटी होती है, इसी के कुछ आकार का होता है और इसी के साइज का होगा। जितनी आपकी फिस्ट है ना उतना ही बड़ा आपका दिल होगा। तो ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर हो गया। अब स्ट्रक्चर के अंदर क्या है कि इसके अंदर एट्रियम पाए जाते हैं, वेंट्रिकल्स होते हैं, ऑर्टा होती है, ये आपको दिख रही होगी ऑर्टा होता है। यहाँ से इन करता है हमारा ब्लड, यहाँ से हमारा ब्लड बाहर निकलता है, जो हमारी ऑर्टा होती है वो वाला। तो इस तरह से पूरा हमारे का स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, ये एनाटॉमी होगी अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। अब अगर हम इसके फंक्शन के बारे में बात करें तो अगर हम यहीं पर इस वाले हार्ट के फंक्शन के बारे में पढ़ने लग जाए तो ये हमारी इसकी फिजियोलॉजी है। जैसे इसके फंक्शन क्या है, यानी कि ये काम क्या करता है, तो हमारे हार्ट का काम है कि ये ब्लड सर्कुलेशन करता है, यानी कि पूरी बॉडी में हमारे ब्लड को पहुंचाता है। सेकंड हमारा क्या करता है कि ये हमारा जो लंग्स होते हैं उनसे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेता है, यानी कि जिनके अंदर ऑक्सीजन होती है वो वाला ब्लड हमारा हार्ट लेगा लंग से, और जो हमारा जिस मतलब ऑक्सीजन खत्म होकर CO2 आ जाती है जो हमारे ब्लड में, वो वाले ब्लड को हमारे लंग्स में दोबारा पहुंचा देता है, जिससे लंग्स के द्वारा वो CO2 हमारी वापस निकल जाती है बॉडी से बाहर।
तो ये जो सर्कुलेशन है यानी कि जो इनहेल और एक्सहेल का काम है उसमें हमारा ब्लड भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि ये ऑक्सीजन और CO2 को क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है। तो ये हमारा कुछ फंक्शन हो गए हार्ट के बारे में, और ये हमारा इसका स्ट्रक्चर हो गया। तो इन दोनों की जो कंबाइंड स्टडी है इसी को हम क्या बोलते हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बोलते हैं। अब यहाँ पर इसका हमने डेफिनेशन समझ लिया। यहाँ पर अब थोड़ा सा स्कोप के बारे में बात करते हैं। स्कोप हमारे एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के क्या होंगे। तो स्कोप मतलब बेसिकली क्या है कि इससे हम क्या क्या कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी है इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं। जैसे आप बोलते हैं स्कोप आफ्टर फार्मेसी, यानी कि फार्मेसी करने के बाद आप आगे क्या क्या कर सकते हो, वही है कि ये पढ़ने के बाद आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ने के बाद आप आगे क्या कर सकते हो। तो यहाँ पर सिंबल क्या है कि इसके अंदर बेसिकली आप स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में बात करते हो। सेकंड क्या है कि अगर कोई हमारा जो नॉर्मल हेल्थ है तो उसके पैरामीटर के बारे में भी आपको इसी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर पता लगेगा। जैसे हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होना चाहिए, हमारे बॉडी के pH कितने होने चाहिए, हमारे बॉडी को बेसिकली कितना रिक्वायर्ड है, BP कितना होना चाहिए। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो आप कुछ थोड़ा बहुत बना के लिख सकते हो। फिर इसी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आपको पैथोलॉजी के बारे में पता लगेगा कि कोई भी हमारी बीमारी कैसे हो रही है, बीमारी के बारे में क्या है, हमारा हार्ट कैसे काम कर रहा है ये पता लगेगा, हमारी बॉडी बढ़ कैसे रही है, बॉडी डेवलप कैसे हो रही है ये पता लगेगा, सर्जरी कैसे हो रही है ये पता लगेगा। तो ये कुछ बातें हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप स्कोप के अंदर डायरेक्टली लिख सकते हो कि हमारा हार्ट कैसे काम कर सकता है, ये हमारी बॉडी मूवमेंट कैसे कर रही है, हमारा खाना डाइजेस्ट कैसे हो रहा है, हम लोग सांस कैसे ले रहे हैं। तो एवरीथिंग जो भी हमारी बॉडी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारी इसी HAP के अंदर आती है। तो बस आपको यहाँ पर स्कोप के अंदर कोई भी बातें बना बना कर लिख के आ सकते हो। देखो केवल ऐसा नहीं है कि मैंने जो नोट्स लिख के दे दिए वही हमारे यहाँ एप्लीकेबल, आप खुद से भी कुछ रिलेटेबल चीज़ें लिख कर आ सकते हो, वो भी आपके ठीक होंगी, बस वो रिलेटेबल होनी चाहिए, यानी कि उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। तो इस तरह भी आप आगे चीज़ें लिख कर आ सकते हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ लिखा है हिस्टोलॉजी। तो हिस्टोलॉजी क्या है, स्टडी अबाउट टिश्यू, यानी कि हिस्टोलॉजी भी एक तरह से हमारा स्कोप है कि अगर हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं तो उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, अपने बॉडी के टिश्यू के बारे में स्टडी वगैरह कर सकते हैं, तो वो हमारी हो जाएगी हिस्टोलॉजी। तो ये कुछ के स्कोप के बारे में हो गया। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमने एक टॉपिक अपना कवर कर लिया, डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। नाउ सेकंड हमारे यहाँ पर टॉपिक आता है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअल में है क्या यहाँ पर, तो देखो स्ट्रक्चरल हमारा क्या होता है, जो हमारी बॉडी बनी कैसे है, और ऑर्गेनाइजेशन से यहाँ मतलब है हमारी ह्यूमन बॉडी, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको क्या दिख रहा है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो भी हमारे अंदर के टॉपिक आते हैं वो सब हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में, यानी कि जो हमारी बॉडी है उसके बारे में सारे के टॉपिक यहाँ रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमारा बेसिकली टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैसे कैसे बनी है। अब इसको आप कैसे समझ, तो इसको समझने के लिए हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो हमारी ह्यूमन जो हमारा घर होता है, कोई भी जिस घर में आप रहते हो वो हमारा कैसे बना होता है, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी जो हमारा घर है वो कमरों से बना होता है, ठीक है। अब जो हमारे कमरे हैं वो हमारे दीवारों से बनते हैं, जो आपकी दीवार वगैरह होती है। अब जो दीवारें हैं वो हमारी ईंटों से बनती हैं, ठीक है, ईंट जो हमारी ईंट और मसाले मिलाकर। अब जो हमारी ईंटें हैं वो हमारी किससे बनती है, मिट्टी से बनती है। तो यहाँ पर आपने एक तरह से क्या देखा कि आपका कोई भी जो हमारा घर था, ऐसे जो कोई भी आपका बड़ा बड़ा घर था या आपका कोई कॉलेज होगा, तो उसमें क्या देखा आपने कि वो हमारे कमरों से बने थे, वो कमरे हमारी इन दीवारों से बने थे। जो ये दीवार है वो हमारी इस तरह की ईंटों से बनी हुई थी। अब जो जो हमारी ईंटें और मसाले से बनी थी, अब जो हमारी ईंट है वो हमारी किसी मिट्टी से बनी हुई थी। तो आपने यहाँ पर देखा कि इनिशियल जो हमारा पार्ट हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिट्टी हो जाएगी, यानी कि जो हमारे बड़े बड़े घर या जो कुछ है वो हमारे किससे बने हैं, ओवरऑल हमारी मिट्टी से बन के हुए गए हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर बात हो रही है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो एक्चुअल में किस चीज़ से बनी है। वैसे तो बोलते हैं हमारा जो शरीर है वो भी हमारा मिट्टी का होता है, लेकिन एक्चुअल में मिट्टी का नहीं होता। तो वो हमारी बॉडी एक्चुअल में बनी किस चीज़ से, हमारी बॉडी बनी किन कौन से एलिमेंट से, किस किस चीज़ों से है, उसी के बारे में हम इसमें बात करते हैं, लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे 6 लेवल बोले जा रहे हैं। जैसे यहाँ पर अगर देखा जाए हम बोल सकते हैं एक पूरा बड़ा कॉलेज हो गया, उसके नीचे हमारे कमरे हो गए, दूसरा हो गया कमरे के अंदर हमारे दीवारें हो गई, तीसरा हो गया दीवारों के अंदर हमारे ये ईंटें हो गई, 4 हो गया, ईंटों के अंदर हमारी मिट्टी हो गई, 5 हो गए। तो इस तरह हमारी 5 एक तरह से लेवल हो गई। इसी तरह जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 6 लेवल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है, यानी कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो 6 लेवलों से बनी हुई है। अब ये लेवल कौन कौन से कैसे कैसे हैं, तो सबसे पहले हमारे आता है केमिकल लेवल, या इसको हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर लेवल। अब आपको पता है कि जो हमारी बॉडी है, जो आप पूरे दुनिया में सबसे छोटी चीज़ हमारी क्या है सबसे छोटी चीज़, हमारे जो एटम होते हैं, एटम बहुत ही पतले, जैसे हमारा ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नाइट्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया। तो इन सब के जो सबसे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उसको हम एटम बोलते हैं। तो जो कोई भी हमारे होते हैं छोटे छोटे एटम्स होते हैं। अब ये जितने भी हमारे ये एटम होते हैं और ये जितने भी एलिमेंट मॉलिक्यूलर, इन सबको मिला दें तो इन सब से मिलकर हमारा बनता है एक सेल, और इसको हम बोलते हैं सेलुलर लेवल। अब इस सेलुलर लेवल के अंदर हमारे क्या आते हैं, सेल आते हैं। अब इसको वैसे जो हमारा सेल होता है इसको हम सबसे छोटी इकाई यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट
बोलते हैं अपनी पूरी बॉडी की, लेकिन ये सेल भी हमारे कुछ केमिकल्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। लेकिन यहाँ बेसिकली हमारा क्या बन जाता है, इन केमिकल और मॉलिक्यूल्स को अगर हम मिला दें तो इनको मिला के हमारा बन जाता है सेलुलर लेवल, यानी कि हमारी बॉडी के सेल्स बन जाते हैं। अब सेल्स जो हमारे होते हैं इसको हिंदी में कोशिका बोलते हैं, अगर किसी ने 11th-12th में पढ़ा होगा। तो ये सेल्स हमारे अगेन मिल जाते हैं, यानी कि बहुत सारे सेल्स जब हम आपस में मिलाते रहते हैं तो सेल्स मिलकर हमारे बन जाते हैं टिश्यू। अब इसको मैं थोड़ा सा आपको इस तरह दिखा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझने में होगी। तो मान लो कोई भी हमारे एक पहली लेवल हमारे होते हैं केमिकल लेवल, जिसको हम मॉलिक्यूल्स लेवल बोलते हैं। कोई भी छोटे छोटे हमारे पार्टिकल्स होते हैं, ये कोई भी एलिमेंट्स वगैरह होते हैं, एटम होते हैं, तो ये सब आपस में मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, सेल बना देते हैं। तो पहली हमारी क्या होगी, सेकंड हमारी लेवल हो जाती है सेलुलर लेवल, जिसको हम बोलते हैं सेल्स बोलते हैं, जो इस तरह की एक हमारी कोशिका हो जाती है। अब ऐसी जब हमारे सेल्स होते हैं, बहुत सारे सेल्स जब हमारे मिल जाते हैं तो वो हमारे बना देते हैं टिश्यू। यानी कि देखा जाए तो टिश्यू कोई भी एक अलग चीज़ नहीं है। टिश्यू को हम क्या बोल रहे हैं, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, यानी कि जो हमारे कुछ सेल्स का ग्रुप ये हो गया, इसी को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू बोल देते हैं। तो ये जो हमारा टिश्यू हो गया इसको हम टिश्यू लेवल बोलते हैं। ये हमारी थर्ड लेवल होगी, 3 लेवल हो गई। अब ऐसे ही टिश्यू हमारे जब बहुत सारे आपस में मिल जाते हैं तो वो कोई ना कोई एक हमारा ऑर्गन बना देता है। यानी कि ऑर्गन अगर देखा जाए तो जैसे हमारा कोई लीवर हो गया, या हमारी लार्ज इंटेस्टाइन हो गई, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, हमारा पेनक्रियाज हो गया, हमारा कोई भी एनस हो गया, यानी कि कोई भी जो हमारा बॉडी का पार्ट है, हमारा हाथ हो गया, हमारा हार्ट हो गया, कोई भी जो हमारा बॉडी का इवन कोई छोटे से लेकर बड़ा कोई भी पार्ट है, तो वो हमारा किससे बना है, टिश्यू से बना है। यानी कि टिश्यू जब हमारे बहुत सारे ऐसे और टिश्यू मिल जाते हैं तो वो टिश्यू मिलकर हमारे क्या बना देते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन लेवल बोलते हैं। तो ये हमारा फोर्थ हो गया। अब इस ऑर्गन लेवल के एग्जाम्पल में जैसे हमारा लीवर हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, तो ये हमारे क्या है, ऑर्गन हो गए। अब जैसे हमारे ये ऑर्गन्स हैं तो ऐसे ही कुछ ऑर्गन्स को अगर हम आपस में मिला दें और वो ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करने लग जाते हैं, जब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने लग जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। जैसे मान लो 2-4 पीपल्स हैं, लोग हैं, वो आपस में मिलकर काम करने लगे तो वो हमारा एक सिस्टम हो जाता है। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो ये लीवर है, स्टमक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, यहाँ हमारा गॉल ब्लैडर वगैरह हो गया। तो अगर हम इन सब चीज़ों को मिला दें तो ये सब मिलकर हमारे क्या बना देते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम बना देते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि जब हमारे बहुत सारे ऑर्गन, कुछ ऑर्गन्स हमारे आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ही हमारी बॉडी में काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, कोई भी अपना एक्शन शो कर रहे हैं, तो वो हमारा एक सिस्टम बन जाता है, उसको हम सिस्टम लेवल बोलते हैं। तो ये हमारा फिफ्थ होता है। तो ये हमारा हो गया डाइजेस्टिव सिस्टम। अब जैसे हमारी बॉडी में एक सिस्टम नहीं है और जब बहुत सारे हमारे सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हमारे बॉडी का पूरा सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम हो गया, किडनी वाला, तो जब सारे के सारे सिस्टम हमारी बॉडी में मिल जाते हैं तो वो कंप्लीट हमारी एक पूरी की पूरी बॉडी को बनाते हैं, जो हम लोगों की बॉडी खुद की है। यानी कि सिंपल देखा जाए तो हमारी जो पूरी की पूरी बॉडी है वो इनिशियल फेज पर हमारी सेल से मिलकर बनी है। यानी कि अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो ये जो मेरी पूरी स्किन बनी है, यहाँ पर इस स्किन का अगर छोटा सा एक पार्ट, बहुत ही माइनर सा भी पार्ट उठा लूँगा तो वो हमारा एक सेल होगा। सेल बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है जिसको हम माइक्रोस्कोप पर ही देख सकते हैं। तो अगर इसको हम थोड़ा सा उल्टा टर्म में देखें तो हमारी पूरी की पूरी कंप्लीट बॉडी है जो हम लोग की है, हमारी कंप्लीट बॉडी जो मिलकर बनी है वो हमारी बनी है सिस्टम से। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो सिस्टम है, जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वाला हमारा नर्वस सिस्टम हो गया, हमारा सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारा हार्ट वाला हो गया। तो इस तरह के बहुत सारे सिस्टम जो हमारी पूरी बॉडी में मिल जाते हैं, उन सब सिस्टमों से मिलकर हमारी बनी है पूरी की पूरी बॉडी। अब ये जो हमारे सिस्टम है ये भी हमारे कुछ ऑर्गन से मिलकर बने, जैसे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारा लीवर से, स्टमक से, हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इन सब से मिलकर हमारे क्या बनाए, डाइजेस्टिव सिस्टम बनाए। अब ये जो हमारे ऑर्गन्स हैं ये भी हमारे किससे मिलकर बने हैं, टिश्यू से मिलकर बने हैं। तो ये हमारे टिश्यू हो जाते हैं। तो टिश्यू हमारे छोटे छोटे यहाँ पर दिख रहे होंगे। अब ये जो टिश्यू है ये भी हमारे सेल से मिलकर बनी है। तो इस तरह देखा जाए तो सबसे छोटी इकाई हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पर सेल हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह आई होप आपको ये सारी की सारी कहानी समझ के आ गई होगी कि हमारी बॉडी किस तरह बनी है। यहाँ पर आप चाहे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी ये भी नोट्स होंगे, बनते जाएंगे, अपलोड करते जाएंगे हम केयरवेल फार्मा पे लेटेस्ट वाले। ठीक है, बाकी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, केयरवेल फार्मा नाम से मिल जाएगा आपको, वहाँ भी सारा कुछ आपको मिलता रहेगा। तो आई होप आपको ये पूरा समझ आ गया होगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी बनी कैसे है। बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, तो जो हमारा सेकंड चैप्टर है वो सेल्यूलर है, यानी कि जो हमारे सेल्स हैं इनके बारे में हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे। और थर्ड हमारा है टिश्यू, यानी कि हम यहाँ पर नेक्स्ट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। तो इसीलिए मैं बोल रहा कि जो हमारी इनिशियल ये चीज़ है ना, इसको ये बेसिक आप पढ़ना समझ जाओगे, आने वाली एचएपी में आपकी ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ समझ गए होगे। बाकी इनके बारे में 2-2 लाइन है, अगर कभी ये आता है आपको ये छोटा सा चार्ट बना देना है कि किससे क्या मिलकर बनाए। चाहे आप ये वाला बना दोगे तो थोड़े से अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे, देखने में थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और धीरे धीरे इन सब के बारे में 2-2 3-3 लाइन आपको बता देनी है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखी है। ट्राई करो कि सबके बारे में एक एग्जाम्पल या जो भी उसका ऑर्गन है, एलिमेंट है, उनके बारे में आप यहाँ लिखते जाओ, तो सबके बारे में यहाँ पे नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा।
तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक आता है बॉडी सिस्टम के बारे में। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, यहाँ पर जो हमारी ये वाली लेवल चल रही थी, इसमें आपने क्या देखा कि हमारा सेल से मिलकर बना था टिश्यू, टिश्यू से मिलकर बने ऑर्गन्स, और जो हमारे ऑर्गन्स है वो मिलकर बनाते हैं हमारी बॉडी में सिस्टम। तो ये सारे के सारे जो सिस्टम है ना, इन्हें ही मिलकर हमारी कंप्लीट बॉडी बन जाती है। तो ये सिस्टम हमारे कौन कौन से, इनके बारे में अब आपको थोड़ा थोड़ा यहाँ पर क्या है पढ़ना पड़ेगा। तो जो हमारे बॉडी सिस्टम है एक्चुअल में, ये हमारे वो सिस्टम है जो हमारे ऑर्गन से मिलकर बने हैं, यानी कि देख रहे हो सारा कुछ जुड़ा हुआ है। अगर आपने पिछला वाला टॉपिक ये वाला अच्छे से पढ़ा है तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि बॉडी सिस्टम क्या है, किससे मिलकर बना है, ऑर्गन से मिलकर, और ये क्या मिलकर बना रहा है, ये सब मिलकर बॉडी बना रहे हैं। तो सबके बारे में आपको यहाँ पता लग रहा है। अब हमारी बॉडी में टोटल जो है 11 सिस्टम यहाँ पर पाए जाते हैं। अब इन 11 सिस्टम को आप याद कैसे करोगे, इसके लिए छोटी सी ट्रिक आप याद कर सकते हो। देखो सबके पास भाई ये तो है नहीं ट्रिक के लिए, जहाँ पर सबसे बढ़िया चीज़ क्या है, आपको अपनी ह्यूमन बॉडी याद करनी है, यानी कि जो आपकी खुद की बॉडी है ना, वो आपके पास होनी चाहिए। तो आप हर एक सिस्टम को बड़े आराम से याद कर सकते हो, याद क्या आप एग्जाम में या किसी को भी ओरली बता सकते हो। तो कैसे याद करने हैं, तो हमारी बॉडी में टोटल 11 सिस्टम है। अब आपको ये सिस्टम अपने सबसे ऊपर से याद करने हैं। मान लो ये आप लोग हो, या मान लो कोई भी हमारा एक दोस्त वगैरह हो गया, तो ये सबसे ऊपर से यहाँ पे यहाँ तक आया हुआ है, ठीक है। अब इसको ऐसे याद करो कि देखो सबसे ऊपर हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर हमारा यहाँ पाया जाता है ब्रेन। तो जो हमारा ब्रेन है, और ब्रेन के पीछे जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जाती है, इसको हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, यहाँ पर आपको डिफाइन भी करता जा रहा हूँ, जैसे इन सबके बारे में दो दो लाइनें भी आपको लिखनी पड़ेगी। तो ये मैं आपको ओरली यहाँ पे समझा देता हूँ, बाकी ये नोट्स में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो देखो सबसे ऊपर हमारे यहाँ पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। अब ये आपको बस अपना दिमाग पकड़ना है, ऊपर ऐसे सबसे ऊपर रखना है आपको हाथ ले जाके, और बस याद करना है कि हाँ सबसे ऊपर आपका क्या होता है, नर्वस सिस्टम होता है। अब ये नर्वस सिस्टम का एक्चुअल में काम क्या होता है, एक तरह से जैसे कोई भी हमारी बाइक हो गई या कार हो गई, तो उसको हैंडल कौन करता है, उसको करता है उसका इंजन, यानी कि जो इंजन होता है वही एक्चुअल में क्या करता है, कोई भी बाइक को या उसको चलाता है। तो जो हमारा नर्वस सिस्टम है एक्चुअल में, वो हमारी पूरी बॉडी का एक तरह से आप इंजन समझ सकते हो। इंजन मतलब क्या है, हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, हमारी बॉडी में कब क्या होगा, मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ या जो मेरे हाथ चल रहे कैसे क्या हो रहा है, ये सारे के सारे को कंट्रोल कौन करता है, हमारा नर्वस सिस्टम करता है। इसके बारे में हम सेकंड सेमेस्टर में है डिटेल्स में, तो वहाँ पे पढ़ लेंगे। तो नर्वस सिस्टम का सबसे ऊपर होता है, वो आप यहाँ समझ गए होंगे, स्पाइनल कॉर्ड और ये ब्रेन वगैरह हमारा इसके अंदर आ जाते हैं। अब थोड़ा सा आप नीचे आओगे यहाँ पर नर्वस सिस्टम से, तो आपको अपनी चेस्ट दिखेगी। तो जो आपका चेस्ट है, उस चेस्ट के नीचे आपके क्या पाए जाते हैं, यहाँ पर दो पड़े होते हैं लंग्स। तो ये लंग्स एक्चुअल में क्या काम करते हैं, आपको सांस लेने में, जो आप पूरा का पूरा एबल हो, सांस ले रहे हो, अभी जिंदा हो, तो उन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल हमारा कौन है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे रेस्पिरेशन के लिए, यानी कि हम जो लोग सांस लेते हैं वो। फिक्र नोट करो, जो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ सेम इसी तरह के आपको यहाँ पर नोट्स लिख के मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना, यानी कि इट इन्वॉल्व रेस्पिरेशन। देखो तो मैंने बिल्कुल एग्जैक्ट जो बोल रहा हूँ वही यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, यानी कि आपको पता है कि पूरे एनवायरनमेंट में हमारी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और हमारी बॉडी को क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन लेने का काम हमारा कौन कर रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। हमारे नोज के द्वारा जो हम सांस लेते हैं, वो उसके द्वारा हमारे ऑक्सीजन को अंदर लेके जाता है। अंदर लेने के बाद रेस्पिरेटरी जो हमारा लंग्स आता है, उसके बाद वो हमारे हार्ट के पास उसको छोड़ देता है, और हार्ट से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले लेता है, और उसको वापस बॉडी से बाहर रिलीज कर देता है। यानी कि ऑक्सीजन जो हमारी है वो अंदर जा रही है, और CO2 हमारी क्या है, वो हमारी बाहर निकल जा रही है। तो ये पूरा रेस्पिरेशन, सांस लेने का काम हमारा कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। अब एक थोड़ा सा फैक्ट है, जैसे बहुत लोगों को पता होगा, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि पता नहीं है, पर बहुत लोगों को शायद ना भी पता हो। तो मेन लोग क्या सोचते हैं ना, जैसे हम लोग सांस ले रहे हैं, तो सांस में लोग सोचते हैं कि जो हम हवा ले रहे हैं एक्चुअल में, अगर हम उसको रोक दें, यानी कि यहाँ पर अगर हम रोक दें तो हम लोग मरने लगेंगे, अब होगा। पर एक्चुअल में दिक्कत यहाँ पर पता है क्या आती है, यानी कि अगर हम अपनी सांस लेना रोक दें, या कोई नाक या मुंह बंद कर लेता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हम जिंदा रहेंगे अगर हमको ऑक्सीजन मिलती रहे, कहीं से कैसे भी मिलती रहे। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो हमारा रेस्पिरेटरी है, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन लेना और देना। लेकिन अगर कोई हमारा मुंह या नाक दबा देता है, तो उस टाइम पर क्या होता है कि हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, जो हमें बाहर से चाहिए होती है। और इसीलिए हम तब तक, जितनी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन होती है, 1 मिनट 2 मिनट तक, जब तक हमारी बॉडी की जो पूरी की पूरी ऑक्सीजन है वो हमारी खत्म नहीं हो जाती है, हमारे ब्लड को ऑक्सीजन मिलना बंद नहीं हो जाती है, तब तक वो इंसान जिंदा रहता है। लेकिन जैसे ही वो ऑक्सीजन हमारी बॉडी की खत्म हो जाती है, इंसान क्या हो जाता है, मर जाता है। यही रीजन है कि जो व्यक्ति, जैसे आपने देखा होगा, जो कोमा वगैरह में लोग पड़े होते हैं, तो उनको क्या है, वेंटिलेटर लगाया जाता है, यानी कि वो भाई खुद से सांस तो नहीं ले पा रहे हैं, तो भाई क्या होगा, हवा तो नहीं ले रहे, तो भाई जिंदा कैसे हैं, क्यों, क्योंकि उनको क्या है, ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है उस वेंटिलेटर के द्वारा। तो उस ऑक्सीजन की वजह से लोग जिंदा रहते हैं, और वो ऑक्सीजन ही हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम में मतलब रिस्पॉन्सिबल है, मेन काम यही है। और अगर कोई मुंह नाक बंद कर देता है, तो वो ऑक्सीजन की ना मिलने की वजह से ही हम लोग का क्या हो जाता है, दम घुटने लगता है, ना कि इस वजह से कि हमको हवा नहीं मिल रही है। अगर ऐसा होता है तो पानी या कहीं जो ऊंचे
एरिया में चले जाते हैं वहाँ पे ऑक्सीजन कम होता है, इसलिए लोगों की डेथ कर जाती है। ठीक है, हवा तो भाई मिलती रहती है, तो ऑक्सीजन हमारे लिए क्या है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। वैसे ऑक्सीजन हवा में ही होती है, तो देखा जाए ओवरऑल हमारा सेम ही पड़ रहा है। अगर आपको हवा नहीं मिलेगी तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, हवा मिलेगी तो ऑक्सीजन मिल जाएगी। थर्ड, अब थोड़ा सा आप जब रेस्पिरेटरी सिस्टम से नीचे आओगे तो जो आपके लंग्स है, इन लंग्स के बीच में एक थोड़ी सी जगह होती है, यहाँ पर हमारा फिट होता है हार्ट। तो हार्ट वाला जो हमारा सिस्टम होता है वो पूरा का पूरा होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बोलते हैं। अब इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोलते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का रीजन क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या कर रहा है, पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स में हमारा क्या कर रहा है, ब्लड को पहुंचा रहा है। तो ब्लड हमारा पूरी बॉडी में इस तरह पहुंच जा रहा है। अब ब्लड हमारा एक्चुअल में काम क्या करता है, तो ये जहां से जो हमारा रेस्पिरेटरी, देखो सारा कुछ कनेक्टेड है। जो रेस्पिरेटरी था इसमें जो ऑक्सीजन हमारी ली थी बाहर से, वो ऑक्सीजन इसने क्या किया, हार्ट के पास पहुंचा दी। अब उस हार्ट ने क्या किया कि वो हार्ट ने ऑक्सीजन ब्लड को दे दी। अब जो ब्लड है वो हमारा ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में जा रहा है, हमारे हाथ से लेके पैर के लेके टॉ वगैरह तक, अंगूठे तक, हर तरफ जा रहा है। तो वो ब्लड एक्चुअल में क्या काम कर रहा है, ब्लड हमारा न्यूट्रिएंट को पहुंचा रहा है और साथ में ब्लड हमारा ऑक्सीजन को भी पहुंचा रहा है। यानी कि ब्लड का जो मेन काम है वो क्या है, ऑक्सीजन को हमारी बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंचाने का। तो रेस्पिरेटरी और कार्डियोवास्कुलर दोनों मिलकर एक तरह से काम कर रहे हैं और वो हमारे क्या कर रहे हैं, ब्लड में ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो कार्डियोवास्कुलर से यहाँ समझ गए कि इसमें हमारा हार्ट आता है, ब्लड वेसल्स आता है, ब्लड आता है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड पहुंचा रहा है और ब्लड हमारा क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है। अब जब हमारा हार्ट है उसके नीचे थोड़ा सा आपको मिल जाता है पेट, आपका पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो इसमें हमारा आ जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअल में काम क्या होता है कि जो कोई भी आप खाना वगैरह खा रहे हो उस खाना को डाइजेस्ट कर रहा है, उसको पचाने का काम हमारा कौन करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम करता है। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम का एक और काम और क्या है कि जो हमने खाना पीना खाया उसको पचाने के बाद जो उस खाने के न्यूट्रिएंट है, यानी कि उस खाने की जो पावर है, जो न्यूट्रिएंट है, एनर्जी है, वो सारी की सारी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के पास पहुंचा देता है। यानी कि रेस्पिरेटरी हमारा ऑक्सीजन दे रहा है इसको, और डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो खाने के न्यूट्रिएंट है वो दे रहा है इस कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ब्लड के थ्रू। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, यहाँ पर हमारे थोड़े से प्रेजेंट होती है ब्लड वेसल। तो जो हमारा खाना है उसके जो न्यूट्रिएंट है वो इन्हीं ब्लड वेसल्स के द्वारा क्या हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, हमारे ब्लड के अंदर पहुंच जाते हैं और वो ब्लड के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के पार्ट में क्या है, वापस पहुंच जाते हैं। अब इसका एक और तीसरा काम क्या हो जाता है, पहला काम क्या था, खाने को पचाना, दूसरा हमारे ब्लड में जो खाने से पचा के जो एब्जॉर्ब मिले नहीं है वो पहुंचाना, थर्ड है वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना। अब जो बचा कुचा खाना है जिसमें कुछ नहीं हुआ उसको सुबह सुबह जो हल्के होने जाते हैं तो तब डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा पूरा उसको बाहर निकाल देता है। अब यहाँ एक और सिस्टम हमारा यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम एक्चुअल में क्या करता है, अब देखो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो खाना था वो वेस्ट वाला बाहर फेंक दिया, लेकिन जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके पास क्या क्या आ रहा है, इसके पास न्यूट्रिएंट आ रहे हैं हमारे, यहाँ से हमारी ऑक्सीजन से मतलब आई है तो CO2 भी आ रहा है हमारा, और ब्लड के अंदर जो हमारे न्यूट्रिएंट आया और भी बहुत सारी चीज़ें इम्प्योर हो जाती हैं। तो ब्लड के अंदर भी हमारा क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज और गंदगी भर जाती है। तो जो यूरिनरी सिस्टम है वो एक्चुअल में क्या करता है, हमारे ब्लड को प्योर कर रहा है, यानी कि ब्लड को साफ करने का काम कर रहा है। इसको रीनल सिस्टम भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर किडनी आती है और किडनी को हम रीनल भी बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में क्या कर रहा है कि जो हमारे यहाँ का ब्लड था इस ब्लड को क्या कर रहा है, प्योरीफाई कर रहा है, और जो बचा हुआ वेस्ट है उसको यूरिन के थ्रू, यानी कि यूरिनेशन जो आप पेशाब करने जाते हो उसके थ्रू सारा वेस्ट मटेरियल बाहर को निकाल दे रहा है। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या हो गया, इनमें आपस में कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पर 6 आता है, अगर आप यहाँ पे थोड़ा नीचे और उतरोगे आप पेट तक पहुँच गए, पेट से आप किडनी तक पहुँच गए, किडनी पे यूरिनरी सिस्टम आ गया, और किडनी से आप थोड़ा सा नीचे जाओगे आपको मिल जाएंगे आपके जेनाइटल ऑर्गन्स, यानी कि रिप्रोडक्शन सिस्टम। अब जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है, जो आपका पेनिस हो गया, जो वेजाइना हो गया, ये मेनली क्या करते हैं, ऑफ स्प्रिंग, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को बनाने में आपकी हेल्प कर रहे हैं और बना रहे हैं आपकी। तो ये थोड़ा सा रिप्रोडक्शन सिस्टम आप समझ गए, डिटेल्स में हमारा जो सब्जेक्ट आएगा तब हम आगे पढ़ेंगे। तो ये हमारा थोड़ा सा क्या हो जाता है, उसके नीचे आ जाता है। अब यहाँ तक आप समझ गए पूरी कहानी, आप लेवल वाइज सबसे ऊपर नर्वस सिस्टम, थोड़ा सा नीचे गए रेस्पिरेटरी, उसके नीचे गए यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर, उससे नीचे का डाइजेस्टिव आ गया, डाइजेस्टिव के नीचे गए किडनी मिल गई यानी कि यूरिनरी आ गया, किडनी से नीचे गए आपको यहाँ पर आपके जेनाइटल ऑर्गन मिल गया, तो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम हो गया। तो 6 ऑर्गन्स के बारे में आपको मिल गया। अब हम समझते हैं, देखो आपके ओवल से नीचे देख लिया, अब हम समझते हैं बाहर से अंदर तक। तो बॉडी का सबसे ऊपर का पार्ट हमारा क्या होता है, स्किन से कवर होता है। तो स्किन वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, इंटेग्यूमेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो इंटेग्यूमेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, स्किन वाला बोलते हैं। और इसी को हम एक्सोक्राइन सिस्टम भी बोलते हैं कि जो हमारी स्किन है ना वो कुछ मतलब चीज़ों को एक्सेल करती बाहर निकाल दिया, जैसे हमारा पसीना हो गया या कुछ ऑयली नेचर की चीज़ें हो गई, तो इसलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इंटेग्यूमेटरी सिस्टम हमारा सबसे बाहर। अब इंटेग्यूमेटरी यानी कि जो आपकी स्किन है इसके अंदर क्या होती है, आपकी आती है मसल्स। आप स्किन देखोगे तो स्किन के अंदर आपकी आती है मसल्स आती हैं। तो इसको हम, इसके नीचे आ जाएगा हमारा मस्कुलर सिस्टम, यानी कि पहले आप ऊपर से नीचे तक गए, अब आप बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो। सबसे बाहर हमारी स्किन
हो गई इंटीग्रेटेड सिस्टम, उसके अंदर आपकी मसल्स हो गई, मस्कुलर सिस्टम हो गया। मसल्स का बेसिकली काम क्या होता है, देखो स्किन का काम आपको पता है प्रोटेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है, बाहर से हमारी बॉडी को बचाता है। मसल्स का काम क्या होता है, आपकी बॉडी को एक तो शेप दे रही है, थोड़ा सा मतलब बल्क कर रही है, और दूसरा आपकी बॉडी के मूवमेंट करने में आपकी मसल्स हेल्प करती हैं। यानी कि स्केलेटन सिस्टम जो आपकी हड्डियां हैं उन पर जब तक मसल्स नहीं होगी आप मूवमेंट नहीं कर सकते, तो मसल्स आपकी क्या करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो मस्कुलर सिस्टम हो गया। अब जो हमारा मांस होता है या मसल्स होते हैं उसके अंदर क्या पाया जाता है, हमारी हड्डियां होती है उसके नीचे। तो फिर हमारा आ जाता है यहाँ पर स्केलेटन सिस्टम। अब स्केलेटन सिस्टम आपकी पूरी बॉडी को शेप प्रोवाइड कर रहा है, आप लोग को चलने फिरने में हेल्प कर रहा है, और आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। हड्डियां जितनी मजबूत आप उतने मजबूत हो जाते हो। अब ये चीज़ आप समझ गए। अब स्केलेटन सिस्टम के अंदर यानी कि अब जो हमारे पास दो चीज़ें बची वो आता है एक लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि अब आपकी पूरी बॉडी को बचाने के लिए जो आपकी पूरी बॉडी की आर्मी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, यानी कि इम्यून सिस्टम। और एक और होता है हमारा एंडोक्राइन सिस्टम जो आपकी पूरी बॉडी को रेगुलेट करेगा, जो हार्मोन्स वगैरह के बारे में होगी वो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के तहत होती है। तो इसके अंदर हमारे T3 T4 जैसे हार्मोन हो गए हमारी बॉडी में ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरे के पूरे 11 सिस्टम के बारे में समझ आ गया होगा। याद कैसे करने हैं, 1 से 6 तक आपको याद रहेंगे ऊपर से नीचे करके, फिर यहाँ पर 6 से 10 तक आपको याद रहेंगे बाहर से अंदर, यानी कि स्किन हो गई, फिर उसके अंदर मसल्स हो गए, फिर उसके अंदर हमारे मस्कुलर मतलब स्केलेटन सिस्टम हो गया, और उसके बाद हमारे यहाँ पर लिम्फेटिक आ गया और एंडोक्राइन आ गया। तो इस तरह आप इन 11 सिस्टम को याद कर सकते हो। सबका ब्रीफ इंट्रो मैंने दे दिया और सबके बारे में लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा, सबके बारे में छोटा छोटा इंट्रो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब अगर यहाँ पर देखा जाए हमारा, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक यहाँ पर आता है बॉडी सिस्टम के बाद आता है हमारा बेसिक लाइफ प्रोसेस, यानी कि जो हमारी बॉडी चल रही है उसमें कुछ लाइफ की प्रोसेस होते हैं, वो क्या होते हैं। बेसिकली अगर इसको देखा जाए तो जैसे आपको पता है लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स आप जानते हो, जैसे ये पेंसिल है हमारी, तो ये हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है, और हम लोग जो है वो हम लिविंग थिंग्स है, जैसे कुत्ता बिल्ली हो गए, जानवर हो गए, कोई गाय बैल हो गए, तो ये सब हमारे क्या लिविंग बींग्स है। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में हम पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी यानी कि जो लिविंग बींग्स हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स से अलग कैसे हैं, यानी कि क्या चीज़ है जो इनको अलग बनाती है। तो सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे 8 से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो हम लिविंग थिंग्स में होते हैं लेकिन नॉन लिविंग्स में नहीं होती हैं। तो सिंपल देखा जाए तो पहले हमारे आते हैं मेटाबॉलिज्म, सेकंड आता है रिस्पॉन्सिवनेस, थर्ड आता है मूवमेंट, फोर्थ आता है ग्रोथ, फिफ्थ आता है डिफरेंशिएशन, सिक्स आता है रिप्रोडक्शन, सेवंथ आता है रेस्पिरेशन, एट्थ आता है डाइजेशन, मैंने लिखे नहीं है, और नाइन्थ आता है हमारा एक्सक्रीशन। तो एक एक करके समझ लेते हैं यहाँ पर हम सिंपल। तो मेटाबॉलिज्म में एक्चुअल में देखा जाए तो जो हमारी बॉडी है तो उस बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चलती रहती हैं। अब उन केमिकल रिएक्शन में हमारी दो तरह की रिएक्शन आ जाती हैं, एक हमारी आती है कैटाबॉलिज्म और एक हमारी आती है एनाबॉलिज्म। अब इसको समझना कैसे है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक हमारा होता है बड़ा सा पार्टिकल। अब इसको आप कैसे समझो, तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि एक हमारा क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक्चुअल में यहाँ पर काम क्या होता है कि जैसे कोई भी हमने बड़ा पार्टिकल खाया अपनी बॉडी के अंदर, तो जो बड़ा पार्टिकल्स है वो हमारा क्या होगा, मतलब वो हमने कोई भी रोटी वगैरह खाई तो हम रोटी इतनी बड़ी खाते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जाके हम उसको चबा के खाते हैं, तो वो क्या होगा जो हमारे बॉडी के पार्टिकल्स है वो थोड़े से बड़े हैं, तो वो हमारे बहुत ही छोटे पार्ट में पहले क्या होंगे, डिवाइड होंगे, और जब वो बहुत सारे छोटे हो जाएंगे देन उनके अंदर का जो न्यूट्रिएंट है वो हमारे ब्लड के थ्रू क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पर हमारी बॉडी में फंडा क्या चला है कि आप कोई भी रोटी वगैरह खाते हो या कुछ भी बड़ी चीज़ खाते हो वो पहले हमारी छोटी छोटी चीज़ों में क्या होती है, ब्रेक डाउन होती है। तो यहीं पर हमारी दोनों चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई भी जो हमारा बड़ा पार्टिकल्स है, केमिकल पार्टिकल्स है, कोई मॉलिक्यूल्स है, जब वो हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड होता है या ब्रेक डाउन होता है, टूटता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। और अगर वही को हम उल्टा कर दें, यानी कि कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स है, अगर हम बड़े पार्टिकल्स में जोड़कर एक बना रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। और ये हमारी पूरी बॉडी में लगातार चलता रहता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊँ तो जो हमारा ग्लूकोज है, यानी कि हमने कोई भी खाना पीना रोटी खाया तो उससे ग्लूकोज बन रहा है, हमारा ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बन रहा है, सिट्रिक एसिड बन रहा है, ये सारी चीज़ें बन रही हैं, तो ये हमारा कैटाबॉलिज्म हो गया। अब अगर एनाबॉलिज्म देखा जाए तो जैसे आपको बताया कि जो हमारी प्रोटीन होती है वो हमारी अमीनो एसिड से मिलकर बनी होती है। तो अगर सिंपल में मान लो कि हमारा एक प्रोटीन है, तो ये प्रोटीन हमारा टूट कर यहाँ पर क्या हो गया, 6 अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो गया। अब अगर इन्हीं 6 अमीनो एसिड्स को हम मिला दें आपस में तो ये हमारा क्या बन गया, यहाँ पर प्रोटीन बन गया। तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, हमारा एक एग्जाम्पल हो जाएगा कैटाबॉलिज्म का, से कैटाबॉलिज्म मतलब काटा, और एनाबॉलिज्म ए फॉर एडिशन यानी कि जोड़ा। तो काटा और जोड़ा, इससे आप याद रखना कि कैटाबॉलिज्म मतलब क्या है, काटना, और एनाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जोड़ना, यानी कि प्लस कर देना। तो बस ये दो चीज़ों से आप याद करोगे, आपको ये दोनों याद हो जाएंगी। तो कैटाबॉलिज्म को डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रोसेस इन विच वी हैव ब्रेक डाउन लॉन्ग पार्टिकल या लार्ज मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। और एनाबॉलिज्म में हम क्या कर रहे हैं, जो छोटे स्मॉल कंपोनेंट हैं उनको हम लार्ज में जोड़ रहे हैं। तो ये हमारी पूरी बॉडी में चलता रहता है, इससे हमारा खाना पचता है, खाना मिलता है, खाने से एनर्जी मिलती है, एटीपी जनरेट होती है, ग्लाइकोज, ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में मिल जाएगी, बस बेसिक फंडा आपको पता लग गया। सेकंड हमारी आती है रिस्पॉन्सिवनेस। तो रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या है, आपको बताया, जैसे यहाँ पेंसिल है, तो अगर मैं इसको
इसको पीट रहा हूँ या मार रहा हूँ, ये कुछ भी बोल रही है, चुप है, लेकिन वहीं आप अगर किसी बंदे पर चिल्ला रहे हो या डांट रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका ये हाथ है और अगर आप कोई भी गर्म चीज़ को इसको टच कर लेते हो या ठंडी चीज़ से टच कर लेते हो तो आपकी जो बॉडी है वो क्या होगी, एकदम उस पर रिएक्ट करेगी, या तो वो हाथ बहुत दूर कर लेगा या जो भी होगा, अरे भैया जल गया जल गया जल गया, ये क्या हो गया वो क्या हो गया, तो आप एक तरह से रिएक्ट कर रहे हो, सेंसिटिव कर रहे हो। तो ये हमारे रिस्पॉन्सिवनेस वाली एक प्रोसेस होती है हमारे लिविंग थिंग्स में। थर्ड हमारे आती है मूवमेंट। तो मूवमेंट मतलब हम भाई अपने आप क्या है, ये यहीं रखी यहीं के यहीं रखी रहेगी, हम लोग क्या है टहल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, यानी कि हम मूवमेंट कर सकते हैं। फोर्थ हमारा क्या ग्रोथ है। अब ये पेंसिल हमारी जितनी बड़ी थी उतनी ही बड़ी रहेगी। अब कह मत देना कि छोटी होती है, छोटी भी होती है तो क्यों होती है, हमारे शॉर्पनर की वजह से खत्म होती है। तो बेसिकली हमारी ये क्या है, मूवमेंट ग्रोथ नहीं करती है हमारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। फिफ्थ हमारा आता है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब यहाँ पर कुछ यूनिक बात है, क्या है यहाँ पर कि जैसे हमारी जो मान लो कोई भी, अगर मान लो ये हमारे पास कोई एक लकड़ी का पेड़ है, तो अगर वो लकड़ी का जो हमारा पेड़ है उससे आप क्या बनाओगे, उससे अगर आप कोई भी चीज़ बनाते हो तो वो लकड़ी की ही चीज़ बनाते हो। अगर मान लो कोई भी हमारा जो है मतलब पेड़ वगैरह है उससे आप पेड़ ही बना सकते हो। लेकिन जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, जो लिविंग थिंग्स, सॉरी पेड़ तो हमारा लिविंग हो गया, तो कोई हमारी अगर मान लो लिविंग थिंग्स है उसमें क्या ताकत होती है कि वो एक स्पेशलाइज सेल से चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मान लो हमारा जो स्पर्म सेल होता है, स्टेम सेल होता है, तो उससे हम एक कंप्लीट ह्यूमन बॉडी को तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए कि एक स्टेम सेल से एक कंप्लीट नया बच्चा बन के आ रहा है, तो ये एक डिफरेंशिएशन है, यानी कि हम एक चीज़ से अलग चीज़ें बहुत सारी बना सकते हैं। तो ये एक लिविंग थिंग्स के अंदर हमारी प्रेजेंट होती है। सिक्स हमारा रिप्रोडक्शन है कि भाई हम लोग रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और आपस में अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। सिक्स हमारा रेस्पिरेशन है कि हम लोग भैया सांस लेते हैं, जो हमारे नॉर्मल नॉन लिविंग थिंग्स नहीं लेते हैं। सेवंथ हमारा डाइजेशन है कि हम कोई खाना ले रहे हैं तो उसको हम पचा रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, डिग्रेड कर रहे हैं। और लास्ट हमारा एक्सक्रीशन भी है कि हम कोई भी चीज़ खा रहे हैं तो वेस्ट के मटेरियल को हम बाहर भी फेंक रहे हैं। तो ये कुछ ऐसी प्रोसेस है जो हमारी ह्यूमन बॉडी यानी कि जो हम लिविंग थिंग्स है वो ही परफॉर्म करते हैं, बाकी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो परफॉर्म नहीं करते हैं। तो इन सबको आप बस अगर ये नाम याद कर लोगे तो इनके बारे में डिफाइन तो आप दो तीन अपने मुंह से कर दोगे, बस आपको नाम इसके बारे में पता। तो अब हम बात करेंगे अपने सेकंड लास्ट टॉपिक होम्योस्टैटिस के बारे में। और देखा जाए कहीं ना कहीं तो ये हमारा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में कई बार आता है, तो इसको समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। देखो नोट्स आपको बहुत ही सिंपल वे में मिल जाएंगे, आप लिख कर आ सकते हो, समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो पहले इसको हम थोड़ा सा देसी फंडे में समझते हैं कि एक्चुअल में होम्योस्टैटिस होता क्या है, देन हम यहाँ पर टेक्निकल टर्म में इसके बारे में बात करेंगे। तो इसके लिए पहले आप समझो दो वर्ड, एक हमारा होता है इंटरनल एनवायरनमेंट और एक हमारा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इंटरनल एनवायरनमेंट हमारा होता है बॉडी का जो एनवायरनमेंट है, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, यानी कि जो हमारी आँख पूरी जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, इस बॉडी के अंदर का जो हमारा एनवायरनमेंट है, एरिया, जो जो चीज़ें हैं, कंडीशन है, वो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट कहलाता है। और जो बॉडी से बाहर का जो हम रह रहे हैं जिस एरिया में आस पड़ोस का, यानी कि बॉडी से बाहर की जो भी चीज़ है वो हमारा होता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट होता है। अब यहाँ पर जो हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, इन दोनों के बीच में एक हमारा बैलेंस रहता है, यानी कि एक चीज़ कांस्टेंट बनी रहती है हमारी। तो अगर हम इस वाले डायग्राम से समझे तो मान लो ये जो रेड वाला एरिया है ये पूरा का पूरा हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट यानी कि हमारे बॉडी का एनवायरनमेंट है, और ये जो बाहर का एनवायरनमेंट है, ये हमारा जो पूरा आस पड़ोस का एरिया, ये पूरा का पूरा जो हमारा पूरा फैला हुआ है, ये हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ठीक है, अब आपको बताया कि इन दोनों के बीच में एक हमारा बैलेंस बना रहता है, कॉन्स्टेंट होती हैं चीज़ें। अब ऐसा जरूरी क्यों है, क्योंकि जो हमारी बॉडी है उसको यहाँ पर पूरे में रहना है इसी वाले इन्वायरमेंट में, तो इनके बीच में कॉन्स्टेंट होना बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, जरूरीपन हो जाता है। यानी कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो इन दोनों के बीच में एक कांस्टेंट और बैलेंस बना रहता है। अब होम्योस्टैटिस एक्चुअल में क्या काम करता है, तो होम्योस्टैटिस इसी बैलेंस को बनाए रखने में हमारी बहुत ज़्यादा क्या करता है, हेल्प करता है। यानी कि अगर ये हमारा बैलेंस किसी भी कंडीशन में बिगड़ता है तो आपको पता है हमारी बॉडी को होगी परेशानी, और जब अगर हमारी प्रॉब्लम होती है देन क्या करता है, जो होम्योस्टैटिस इस वाली चीज़ को फिर से रिक्रिएट कर देता है और हमारा जो बैलेंस था या कॉन्स्टेंट चीज़ है उसको फिर से बना देता है। अब इसको थोड़ा सा एग्जाम देखो, शॉर्ट में आप समझ गए क्या होता है कि होम्योस्टैटिस हमारे, अगर ये बैलेंस हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का बैलेंस अगर बिगड़ता है तो होम्योस्टैटिस फिर से उसको रिगेन कराता है, इसको फिर से हमारा वापस सेम चीज़ों में लेके आता है, तो इसी को हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। तो अगर हम होम्योस्टैटिस सिंपल डिफाइन करें तो ये हमारी एक ऐसी कंडीशन है जो जिसमें क्या होता है कि हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट इज इक्वल टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं कि क्या कैसे है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप लोग अभी बैठे होगे तो आप एक कॉन्स्टेंट लेवल पे होगे, ना आपको ज़्यादा ठंड लग रही होगी ना आपको ज़्यादा क्या हो रही होगी, गर्मी लग रही होगी, सिंपल सी बात है। अब मान लो किसी कंडीशन में क्या हो जाता है कि मान लो आपको क्या लगने लगाती है, थोड़ा मतलब बाहर का एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, थोड़ा सा गर्म हो गया। मान लो कि आपका भाई बहुत ज़्यादा धूप हो रही है और बहुत ज़्यादा हो गया, तो मान लो बाहर का एनवायरनमेंट हमारा क्या हो गया, बहुत ज़्यादा गर्म हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अब हमारी बॉडी को होने लगेगी दिक्कत, क्योंकि बाहर का बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, हमारी बॉडी का उतना ही है बैलेंस। तो अब इस टाइम पर हमारा होम्योस्टैटिस क्या करेगा कि हमारे जो बॉडी का टेम्परेचर है उसको थोड़ा सा क्या करेगा, डाउन करेगा। तो इस चीज़ में क्या हो जाएगा कि अब हमारी ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, थोड़ी सी बैलेंस हो जाएंगी कि यहाँ पर हमारा अगर बाहर का एनवायरनमेंट बढ़ गया तो हमारी बॉडी ने खुद का एनवायरनमेंट थोड़ा सा
कम कर लिया जिससे हमारी बॉडी को गर्मी ना लगे और हमारी बॉडी को थोड़ा सा नॉर्मल यानी कि ठंड ना लगे, लेकिन नॉर्मल एक कंडीशन हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है तो आप क्या करोगे, या तो नहा लोगे या आप कूलर या पंखे के आगे बैठ जाओगे, तो वहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आप ठंड लगा रहे हो। लेकिन ये कंडीशन हमारी बॉडी खुद से करती है, इसको हम बोलते हैं होम्योस्टेटिस। लेकिन कुछ सिचुएशन में ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी खुद से नहीं कर पाती है, तो वो बॉडी इस तरह से मतलब वो करेगी, अपने आप को दिखाएगी कि आप मजबूर हो जाओगे वो काम करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कि भाई टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ही हो गया, 40-50 डिग्री चला गया भाई बाहर का टेम्परेचर। अब हमारी बॉडी में इतनी दम नहीं है कि वो इतना कम कर ले कि हमारे इसके बैलेंस को फिर से बना सके। तो उस टाइम पर क्या करोगे, आपको वो ऐसा मतलब फीलिंग आएगी, आपको एकदम सेंसिटिविटी होगी कि आप खुद जाके या तो पंखे के नीचे बैठोगे या कूलर के नीचे बैठोगे या एसी के नीचे जाके बैठ जाओगे। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप एसी के अंदर जाके बैठोगे तो वहाँ पर जो हमारा पूरा एनवायरनमेंट है उसका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर धीरे धीरे डाउन हो जाएगा और फिर से हमारा जो कांस्टेंट यानी कि एक बैलेंस था वो हमारा फिर से क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। इसके अगर कुछ और एग्जांपल हम देखें तो मान लो कि आपको भाई भूख लग रही है आपको, और आप क्या करते हो, डेली 4 बजे खाना खाते हो। मान लो शाम को 4 बजे आपका एक स्नैक टाइम है, डेली खाते हो। लेकिन किसी वजह से उस दिन आप बाहर थे या आप एग्जाम दे रहे, कोई भी कंडीशन में थे और आपने खाना नहीं खा पाया, तो जैसे ही वो हमारा 4 बजेगा आपकी बॉडी क्या करेगी, भाई अब तो खाना चाहिए, भूख मांगेगी बहुत ज़्यादा। लेकिन आप मजबूर हो नहीं खा सकते, तो वो थोड़ी देर चलेगी, आपकी 10 से 20 मिनट आपको लगेगा बहुत ज़्यादा भूख है, लेकिन उसके बाद आपकी बॉडी क्या कर लेगी, उस चीज़ को बैलेंस कर देगी। यानी कि अब आपका वो एक कॉन्स्टेंट लेवल हो जाएगा, ना आपको भूख लग रही होगी ना आपको भूख होगा, क्योंकि उस टाइम पर जो आपकी बॉडी थी वो क्या करेगी, जो आपकी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोर हमारा हो जाता है, उस ग्लाइकोजन से फिर से आपकी बॉडी में ग्लूकोज यानी कि खाना तैयार कर देगी और उससे क्या हो जाएगा, अब आपकी बॉडी एक नॉर्मल स्थिति में फिर से आ जाएगी। तो यहाँ पर जो होम्योस्टैटिस एक्चुअल में क्या कर रहा है कि आपकी बॉडी की जो भी अनबैलेंस कंडीशन हो जाती है, इम्बैलेंस कुछ भी होता है, तो उसको फिर से हमारा नॉर्मल लेके आ रखा है यहाँ पर। ठीक है, बाकी एक दो एग्जाम्पल आपको आगे समझ आ जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएंगे। तो अगर हम होम्योस्टैटिस को यहाँ पर देखा जाए तो होम्योस्टैटिस हमारा 2 वर्ड से मिलकर बना है। होम्यो का मतलब होता है सेम, या हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट, और स्टैटिस का मतलब होता है स्टेट यानी कि अवस्था। अवस्था मतलब क्या होता है, कंडीशन। जैसे हमारी एक फिजिकल कंडीशन हो गई, या हमारी एक रेस्ट कंडीशन हो गई, या हमारी एक मूवमेंट कंडीशन हो गई, तो इसी तरह हमारी होम्योस्टैटिस होती है सेम कंडीशन, यानी कि हमारी बॉडी जिस भी कंडीशन में हो वो वैसी ही कंडीशन में रहे, उसका कांस्टेंट या फिर बैलेंस हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ ना बिगड़े, जो हमारा ये बैलेंस बना है वो बैलेंस हमारा बना रहे। तो यही हमारा होम्योस्टैटिस कहलाता है। तो अगर इसको हम डिफाइन करके बोल सकते हैं, इट इज़ अ कंडीशन व्हेन आवर इंटरनल एनवायरनमेंट इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, यानी कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी का एनवायरनमेंट है वो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के साथ कांस्टेंट रहे। अब एक और यहाँ पर कंडीशन आती है कि इट इज़ अ कंडीशन दैट में वेरी। ऐसा नहीं है कि भाई हमारा हमेशा एनवायरनमेंट सेम रहेगा, ये हमारा चेंज हो सकता है लेकिन रिमेन कांस्टेंट रहे। यानी कि अगर चेंज हो भी जाता है तो फिर से वो अपनी वाली कंडीशन में आ जाए और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो फिर से क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो इसको हम होम्योस्टैटिस बोलते हैं। अब यहाँ पर एक मैंने डायग्राम बना दिया, अगर आप इसको बनाकर आते हो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। यानी कि इंटरनल एनवायरनमेंट हो गया अंदर का, ये बाहर का हो गया, ये आपस में क्या रहते हैं, कांस्टेंट। जैसे हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस करीब रहता है, तो ये बॉडी टेम्परेचर हमारा हमेशा 37 डिग्री ही रहेगा। थोड़ा सा आधा डिग्री सेल्सियस ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मोस्टली टाइम हमारा 37 डिग्री ही रहेगा। चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, आप कभी थर्मामीटर से नापोगे आपके बॉडी का टेम्परेचर इतना ही देखने को आपको मिल जाएगा। अब ये बॉडी टेम्परेचर वाला आप थोड़ा सा याद रखना है, क्योंकि इसी से आपको आगे और कहानी यहाँ पर समझनी है। अब यहाँ पर हमारा आता है एक और नेक्स्ट टॉपिक, होम्योस्टैटिस कंट्रोल मैकेनिज्म। यानी कि अगर हमारी बॉडी का ये जो बैलेंस है, यानी कि जो हमारा होम्योस्टैटिस है वो अगर बिगड़ जाता है, देन उसको कंट्रोल करने के लिए हमारा एक मैकेनिज्म आता है। तो यहाँ पर हमारे जो इसको कंट्रोल किया जाता है वो हमारी 2 चीज़ों के द्वारा किया जाता है। हमारा न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो का मतलब होता है नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको बताया, और एंडोक्राइन का मतलब होता है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स होते हैं वो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं। कैसे करते हैं, तो इस पूरे मैकेनिज्म के लिए हमारे 3 स्टेप आते हैं। पहला हमारा होता है रिसेप्टर। तो रिसेप्टर एक्चुअल में हमारे सेंसर है, यानी कि मान लो अगर हमारी बॉडी में कुछ भी चेंज हुआ है तो ये रिसेप्टर से हमारे क्या करेंगे, उसको डिटेक्ट करेंगे, यानी कि पता लगाएंगे। और जैसे इनको पता लग जाता है ये हमारे कंट्रोल सेंटर के पास भेज देते हैं। कंट्रोल सेंटर एक्चुअल में हमारा एक तरह से दिमाग हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, तो हमारा जो माइंड हो गया, सीएनएस हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, वहाँ पर इसको क्या करते हैं, भेज देते हैं। देन उसके बाद थर्ड हमारा आता है यहाँ पर फीडबैक सिस्टम। तो इसको बहुत लोग अभी तक ढूंढ रहे होंगे क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में आता है। तो फीडबैक सिस्टम एक्चुअल में क्या है, इफेक्टर है, यानी कि अब हमको क्या है, यहाँ पर पता लग गया कि कुछ चेंज हुआ है बॉडी में, यहाँ पर हमने उसको रिसीव कर लिया हमारे कंट्रोल सिस्टम, यानी कि सीएनएस तक पहुँच गया, माइंड तक। अब सीएनएस से हमारा ये फीडबैक सिस्टम चालू होता है और इसका मेनली काम क्या होता है कि इफ देयर आर एनी चेंज टेक प्लेस इन इंटरनल एनवायरनमेंट, अगर हमारे बॉडी के एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंज होता है तो जो फीडबैक सिस्टम है वो उसको वापस कांस्टेंट लेवल में लेकर आता है। यही हमारा फीडबैक सिस्टम का काम होता है। एक्चुअली में कोई भी गड़बड़ी है उसको, अगर इसको और समझ आता है तो फीडबैक का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कोई भी सामान खरीदो आप बोलते हो कि फीडबैक दो। तो फीडबैक क्या, मान लो आपकी कोई डिलीवरी अच्छी नहीं हुई या कुछ गड़बड़ हुई, आप फीडबैक दोगे कि भाई ये चीज़ें हमारी गलत हुई हैं, नेक्स्ट टाइम वो चीज़ हमारी ठीक की जाएंगी। तो यही फीडबैक सिस्टम का यहाँ काम है कि अगर हमारे होम्योस्टैटिस में कुछ भी गड़बड़ी
होती है तो फीडबैक सिस्टम हमारे उस चीज़ को दोबारा फिर से नॉर्मल स्टेट में यानी कि कांस्टेंट में लेकर आता है। अब ये हमारे दो तरह के होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम, एक हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम। पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब क्या होता है कि पॉजिटिव मतलब क्या होता है, बढ़ाना यानी कि इंक्रीज करना। तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ डिक्रीज होगी यानी कि कम हो जाएगी, या हमारी बॉडी को कोई चीज़ ज़्यादा चाहिए होगी, तो ये हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम उसको बढ़ाने का काम करेगा। और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम का मतलब है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा हो जाती है या हमको कोई चीज़ कम चाहिए होगी, तो नेगेटिव फीडबैक सिस्टम उस चीज़ को डिक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव हमारा बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा, और नेगेटिव हमारा उस चीज़ को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो पॉजिटिव का सिंबल मतलब क्या है कि अगर हमारी बॉडी में कोई भी चीज़ डिक्रीज हो जाती है या हमारे इंटरनल एनवायरमेंट में या बॉडी सिस्टम में, तो पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम हमारे उस चीज़ को बढ़ाने का काम करता है या नॉर्मल सिचुएशन में लेके आएगा। एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि मान लो भाई जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं लेडीज़, तो उस टाइम पर क्या है कि डिलीवरी के टाइम पर उनको आपको बताया कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करनी पड़ती है वो जगह, जिससे हमारा जो बच्चा है उसकी डिलीवरी बहुत अच्छे से हो पाए। तो स्ट्रेच करने के लिए यहाँ पर एक हमारा हार्मोन की ज़रूरत होती है, ऑक्सीटोसिन। तो यहाँ पर हमारा क्या होता है कि उस टाइम पर हमारा पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम एकदम चालू हो जाएगा, और वो क्या करेगा, वो जो लेडीज़ की बॉडी होगी उसमें ऑक्सीटोसिन को क्या कराएगा, रिलीज कराएगा। और जैसे ये रिलीज हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन हमारे यहाँ पर इंक्रीज हो जाता है, और कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से वहाँ पर जो यूट्रस है उससे चाइल्ड बर्थ होने की क्या हो जाती है, कंडीशन हमारी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर हमारा क्या गया, ऑक्सीटोसिन के रिलीज को यहाँ पर बढ़ा दिया और कॉन्ट्रैक्शन को हमारा बढ़ा दिया किसने, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम ने। तो इसका मेन काम क्या होता है, हमारा बढ़ाने का। अब नेगेटिव को थोड़ा सा समझते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, ये किसी भी चीज़ को कम करने में हमारी हेल्प करता है। तो जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एक चीज़ आप याद रखना है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, 37 डिग्री अंदर। अब हमारी बॉडी में फीवर कब आता है, हम लोग को फीवर कब होता है, इसको अगर हम उसमें कन्वर्ट करें लगभग 97 फ़ारेनहाइट के करीब हमारा अप्रॉक्स होता है। तो हमें फीवर कब आता है, ये हमारा बढ़ जाता है, यानी कि 98 हो जाता है या 100 के करीब हो जाता है। यानी कि जब हमारा जगह 38 या 39 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है, तब हमको क्या होती है, दिक्कत परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो ये कंडीशन जब हमारी होती है कि मान लो हमारी बॉडी में जब कोई भी चीज़ हमारी बढ़ जा रही है, यानी कि हमको मान लो फीवर का टेम्परेचर बढ़ गया, एग्जाम्पल समझो कि मान लो हमको फीवर है और हमारा टेम्परेचर बढ़ गया, तो उस कंडीशन में हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम एक्टिवेट होगा और वो हमारे फीवर को कम करेगा। कैसे करता है, तो मान लो हमारा फीवर बढ़ गया, तो फीवर बढ़ा तो हमारी स्किन में क्या होगा, वो हीट, मान लो स्किन हमारी गर्म हो जाती है, हाथ पैर गर्म हो जाते हैं हमारे। तो जब हाथ पैर गर्म हो जाएंगे तो वो सिग्नल बन के हमारा चला जाएगा हाइपोथैलेमस के बाद, यानी कि हमारे सीएनएस के बाद, जो हमारा, अब एक तरह से देखा जाए तो यहाँ पर स्किन जो हमारी है वो काम कर रही है हमारे जो हमने स्टार्टिंग में इससे पहले पढ़ा था, हमारे यहाँ पर रिसेप्टर की तरह, और जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमारा काम कर रहा है कंट्रोल सेंटर की तरह, यानी कि सीएनएस की तरह। यहाँ सिग्नल पहुँच गया। अब ये हमारा यहाँ पे होता है एक टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर हमारे सीएनएस के अंदर, उसको जाके एक्टिवेट कर देगा हमारा। अब जो हमारा ये टीआरएस है, टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर, ये हमारा जो हमारे स्किन के अंदर यहाँ पे होता है स्वेट ग्लैंड, उनको जाके स्टिमुलेट कर देगा, यानी कि एक्टिवेट कर देगा, उनकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर देगा। तो जो स्वेट ग्लैंड है वो क्या करेंगे, यहाँ स्वेटिंग करेंगे और स्वेटिंग हमारी ज़्यादा होने लगेगी। और जब आपको बताया कि स्वेटिंग ज़्यादा होगा हमारी स्किन पे, तो स्किन पे क्या होता है, ठंडा, क्योंकि पसीना हमारा ठंडा होता है, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में क्या है, कूलिंग इफेक्ट आने लगेगा और हमारा जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव फीडबैक सिस्टम ना, उसने एक्चुअल में किया क्या, जो हमारा टेम्परेचर ज़्यादा था, यहाँ पर टेम्परेचर हमारा ज़्यादा था, उस टेम्परेचर को यहाँ पर क्या कर दिया, इन्होंने डाउन कर दिया। तो ये एक्चुअल में इस तरह से हमारी पूरी होम्योस्टैटिस काम करती है और फीडबैक सिस्टम हमारे इस तरह से यहाँ पे काम करते हैं। तो आई होप आपको पूरा होम्योस्टैटिस वाला पार्ट समझ आ गया होगा। तो जो होम्योस्टैटिस वाला पार्ट है वो अगर 10 नंबर में आता है तो आपको ये पूरा लिखना है, पहले डेफिनेशन वगैरह ये सब लिखना है, ये भी बना के आ जाना। देन यहाँ पर आपको होम्योस्टैटिस में पूरा कंट्रोल मैकेनिज्म ही लिखना है, और इसके अंदर ये दोनों के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट है फीडबैक सिस्टम। ये दोनों लिख के आने हैं आपको, पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम भी और नेगेटिव फीडबैक सिस्टम भी। तो ये सारी चीज़ें आपको लिख के आनी, लगभग 10 नंबर के अकॉर्डिंग आपका फिक्स है। अब हमारा एक लास्ट टॉपिक बचता है, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो बेसिकली आपको पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता लग गया। एक लास्ट चीज़ आपको रह गई है कि बॉडी में हम क्या कैसे बोलते हैं। तो यहाँ पर हम 3 तरह से अपनी बॉडी को यहाँ पर प्लेन में बांट सकते हैं। क्या कैसे, चलो इसको डायग्राम से मैं समझा देता हूँ। वैसे इसका डायग्राम मैंने बनाया नहीं है, यहाँ पर आप चीज़ें समझ लो। तो जैसे आपको ये एक डायग्राम यहाँ पर दिख रहा होगा, तो डायग्राम में थोड़ा सा ब्राइटनेस रखता हूँ। तो डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी बॉडी को यहाँ पर कट किया जा रहा है। तो इसमें हम बात करते हैं प्लान के बारे में। तो यहाँ पर हम 3 तरह से कर सकते हैं, एक हमारा डायरेक्शनल है, एक हमारा सेक्शनल है, और एक हमारे यहाँ पर आता है बॉडी कैविटी। तो अगर हम यहाँ पर डायरेक्शनल के बारे में बात करें तो हम बॉडी को अपना कर सकते हैं कि अगर हम ऊपर के बारे में बात करें तो ये हमारा हो जाएगा सुपीरियर यानी कि अपर पार्ट। नीचे के बारे में बात करें तो ये हमारा हो गया इंटीरियर यानी कि नीचे वाला पार्ट। एंटीरियर और पोस्टीरियर का मतलब हो गया
यानी कि ये वाला जो आपको लाइन दिख रही होगी, ये वाली जो लाइन है इसने हमारे बॉडी को एक आगे वाले पार्ट, एक हमारे यानी कि एक तरफ हमारी चेस्ट आ जाएगी, एक तरफ हमारा बैक आ जाएगा। तो जो चेस्ट वाला पार्ट है उसको हम फ्रंट पार्ट बोलते हैं, वो हमारा एंटीरियर एंड हो जाएगा। और पोस्टीरियर एंड का मतलब जो हमारा बैक वाला साइड है, हमारी पीठ वगैरह दिख रही है, वो हमारा बैक साइड आ जाएगा। तो इस तरह हम अपने डायरेक्शनल में 4 तरीके से अपनी पूरी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। सेकंड हमारे यहाँ पर आता है सेक्शनल प्लान। तो इसके अंदर आपको यहाँ पर 3 तरह से हम अपनी बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा यहाँ पर आता है सैजाइटल प्लान। तो सैजाइटल प्लान यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, यानी कि अगर हम बॉडी को अपने बीच से ऐसे काट दें, जैसे हमारा मूवीज में हीरो काट देता है, तो अगर एक तरफ हमारा लेफ्ट पार्ट, एक तरफ हमारा राइट पार्ट, जो हमारे ये बॉडी ऐसे लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाती है, उसको हम बोलते हैं सैजाइटल प्लान। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ये वाली, जो देखो यहाँ पे वो है ये वाली, ये सैजाइटल होगी। सेकंड हमारा आता है ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब क्या होता है, अगर हम अपनी बॉडी को एंटीरियर और पोस्टीरियर में बांटते हैं, यानी कि जो हमारा ये वाला पार्ट है यहाँ पे, सॉरी ट्रांसवर्स हमारी ये वाली चीज़ है, बीच वाली है, यानी कि हम बॉडी को जब अपना ये वाले में सुपीरियर और इन्फीरियर में बांटते हैं, यानी कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में जब यहाँ डिवाइड कर देते हैं, ये इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन है, तो वो हमारा ट्रांसवर्स प्लेन हो जाएगा। और थर्ड हमारा कोरोनल है, यानी कि जब हम अपनी बॉडी को एंटीरियर आगे वाले, यानी कि इस तरह बीच से काटे कि हमारा चेस्ट आगे आ जाए और पीठ हमारे पीछे चली जाए, तो वो हमारा कोरोनल वाला प्लान हो जाता है। लास्ट हमारी होती है बॉडी कैविटी। तो इस बॉडी कैविटी में 3 चीज़ें आती हैं, थोरेसिक कैविटी, एब्डोमिनल, पेल्विक, और यहाँ पे आ जाता है डोर्सल कैविटी। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जो ये वाली चीज़ हमारी ये पूरी आ जाती है, यानी कि आपके चेस्ट वाली ये पूरी आ जाती है थोरासिक कैविटी। फिर यहाँ पर जो ये पेट वाला एरिया, ये हमारी एब्डोमिनल कैविटी आ जाती है। अब पेट से नीचे का जो पूरा ये एरिया, ये हमारा पेल्विक कैविटी आ जाती है। तो ये 3 कैविटी आप समझ गए। अब लास्ट हमारी यहाँ पर है डोर्सल कैविटी। तो ये पीछे वाला जो हमारा ये वाली जो पूरी कैविटी है, ये जो कलर आपको दिख रहा होगा, ये जो कलर है, ये पूरी कैविटी आपकी आ जाती है डोर्सल कैविटी आ जाती है। तो कैविटी मतलब एक तरह से हम इस पूरी जगह को बोलते हैं। तो ये हमारी बॉडी कैविटी इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 3 तरह से अपनी बॉडी को यहाँ पर एक तरह से डिवाइड किया, डायरेक्शनल, सेक्शनल और बॉडी कैविटी। डायरेक्शनल में हमने ऊपर नीचे वाला पार्ट और आगे पीछे वाला पार्ट। सैजाइटल में हमारी वो लाइंस थी जिनसे हम कर रहे थे। तो अगर सैजाइटल कर दें तो हमने यहाँ पर लेफ्ट और राइट बांट दिया, ट्रांसवर्स में हमने अप और नीचे बांट दिया, और कोरोनल में हमने क्या कर दिया इसको, मतलब पूरा एंटीरियर पोस्टीरियर बांट दिया। बॉडी कैविटी में 3 तरह के आप समझ गए होंगे। तो आई होप आपको सारे के सारे जितने भी हमारे टर्म्स थे पूरे यूनिट 1 के अंदर आपको सारे, सॉरी चैप्टर 1 के अंदर आपको सारे समझ आ गए होंगे। वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई, तो कितने लोग ऐसे थे जिन्होंने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट देखा, वो कमेंट्स में लिख के बताओ। बाकी अगर यहाँ पर कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हमने एक एक टॉपिक को यहाँ पर कवर कर लिया। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी इस वीडियो पर लाइक एम रखते हैं 2000 लाइक कर, देखते हैं कितनी जल्दी आप कर देते हो, क्योंकि बहुत मेहनत लगी है, बहुत सारा है, और उतनी जल्दी आपको नेक्स्ट वाले चैप्टर भी मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब थैंक यू, टेक केयर, अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।